हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का अगला टॉपिक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। बच्चों, जो पहला टर्मिनोलॉजी है जीनोम। जीनोम का मतलब क्या होता है? हैप्लॉइड जेनेटिक सेटअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म का कंप्लीट जेनेटिक सेटअप को ही हम लोग क्या कहते हैं? जीनोम कहते हैं। और आज हम लोग बात कर रहे हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट सबसे पहले आपको बताया जाए कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा स्टार्ट किया गया 1919 1 अक्टूबर से, और यह जाकर के कंप्लीट हुआ बच्चे 2003 में। इसमें सबसे पहले अमेरिका का शुरुआत हुआ, लेकिन बाद में इसके साथ और भी देश जुड़ते गए। वो कौन कौन से देश थे? ये यूके थे, जापान थे, और इसके अलावा चाइना, फ्रांस, ऐसे और भी सारे देश जो हैं इनसे जुड़ते गए और इसको एक मेगा प्रोजेक्ट बनाया। मेगा प्रोजेक्ट कहने का मतलब क्या चीज है? देखो भाई, 13 साल लगे थे इसको बनाने में, पूरा कंप्लीट करने में इसको 13 साल लगे। बहुत ज्यादा खर्च पड़ा, इसलिए इसको मेगा प्रोजेक्ट कहा गया। मेगा प्रोजेक्ट कहने का मतलब देखो, 9 बिलियन जो है अमेरिकन डॉलर की खर्च हुई थी, और कहा जाए कि ए लार्ज नंबर ऑफ बेस पेयर्स को पहचानना, उनके सीक्वेंस को जानना और उनको फिर से अरेंज करना, ये एक बहुत बड़ा टफ टास्क था उनके लिए जो है। इसके साथ ही हम लोग कह सकेंगे कि पूरे आपको मालूम होना चाहिए कि 3 × 10⁹ बेस पेयर्स जो हैं आइडेंटिफाइड किए गए इसके अंतर्गत, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंतर्गत, जिसको कि इतनी बड़ी डाटा को कलेक्ट करने के लिए बहुत सारे बुक्स की जरूरत होगी। अगर हमारे कहा जाए कि अगर 100 पेज का 300 ऐसा बुक हो तो इन सारे डाटा को हम लोग उसमें अरेंज कर सकेंगे। तो इतने सारे डाटा को अरेंज करना, इतने सारे लोग जो है उसमें इन्वॉल्व होना, बहुत सारे टेक्नीशियंस, बहुत सारे साइंटिस्ट्स, बहुत सारे जो है अदर स्टाफ की इन्वॉल्वमेंट, बहुत ज्यादा समय का लगना, यह इसको मेगा प्रोजेक्ट का काम देता है। गोल्स ऑफ एचजीपी। एचजीपी मतलब क्या चीज? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट्स। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट्स का क्या गोल होना चाहिए? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग कि 20,000 से लेकर के 25,000 जीन्स जो हैं ह्यूमन बींग्स में एस्टिमेट किया गया, उनको पहचानना और 300 बिलियन से ऊपर बेस पेयर्स को जानना, उनको सीक्वेंस करना, और ये सारी इंफॉर्मेशंस को डेटाबेस के रूप में स्टोर करना, और ये सारे बेसिस को, सारी इंफॉर्मेशंस को स्टोर करने का क्या तरीका होगा, इस पर बात करना। क्योंकि ये सारा जो है मैनुअल हो नहीं सकता था, इसके लिए अलग से क्या चीज, टूल्स और टेक्निक्स का इस्तेमाल किया गया। एक नया ब्रांच ऑफ साइंस जो है बायो इन्फॉर्मेटिक्स का जन्म हुआ, जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंतर्गत आया। तो इस तरह से बच्चे कहा जाए कि इनके आगे और क्या क्या चीज गोल्स रहे, कि जो भी टेक्नोलॉजीज का उन्होंने इस्तेमाल किया, इन टेक्निक्स और जो भी नॉलेज उन्होंने गेन किया, उनको अगले इंडस्ट्री दूसरी को ट्रांसफर कैसे किया जाए, ये भी एक बहुत बड़ा उनके लिए चैलेंजेस था। तो ये सारे गोल्स कहा जाए इनके थे। एक और भी बात कर ले हम लोग, ELSI। ई से मतलब इथिकल, L से लीगल, और S से सोशल इश्यूज को भी हर्ट न करना, ये भी एक चैलेंज की बात रही थी। तो कुल मिला जुला करके ये 5 से 6 ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट्स के गोल रहे। अब हम लोग आगे की बात करें तो पता किया जाए क्या चीज, कि सबसे पहले तो बात ही है ना कि इसमें किया क्या गया। एक बार फिर से सुनिए, सारे जीन्स को आइडेंटिफाई किया गया, उनके सीक्वेंसेस को पता किया गया। तो कैसे, ये क्या मेथड अपनाया गया,
इसके लिए दो मेथड में, दो स्टेप्स में उन्होंने काम किया। पहला चीज जो उन्होंने क्या किया कि जो भी नोन सीक्वेंसेस हैं जो रेप्लिकेशन में, सॉरी, ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट होते हैं, अर्थात ऐसे सीक्वेंसेस जिसको कि आप कोडिंग सीक्वेंसेस हैं, उनके बारे में पहले उन्होंने जाना। आपको पता होना चाहिए कि एक डीएनए में दो तरह के सीक्वेंसेस होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के, एक कोडिंग सीक्वेंसेस और दूसरे नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस। यानी कि एक का ट्रांसक्रिप्शन होता है और दूसरे का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है। जब ट्रांसक्रिप्शन होगा तो आरएनए बनेगा, तो आरएनए बनेगा तो इसके सीक्वेंसेस को जानना आसान पड़ा। तो पहले कुछ जो नॉन सीक्वेंसेस हैं यानी कि कोडिंग सीक्वेंसेस हैं, इनको उन्होंने पहले जानकारी लिया। इस प्रोसेस को कहा गया एक्सप्रेस्ड सीक्वेंसेस टैग्स। इसको एब्रिविएट किया गया ESTS, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंसेस टैग्स। मतलब जिनको हम आसानी से पता कर सकते हैं, यानी कि जिनकी सीक्वेंसेस को हम आसानी से पता कर सकते हैं, दैट इज द कोडिंग सीक्वेंसेस को सबसे पहले इन्होंने पता किया। इसके बाद अब जो है दूसरा इन्होंने क्या किया, जिनके सीक्वेंसेस को आप पता नहीं कर सकते हो आसानी से, तो उनके लिए क्या किया गया, उनके लिए एक दूसरा प्रोसेस का इस्तेमाल किया गया। इसको हम लोग कहें सीक्वेंस एनोटेशन। सीक्वेंस एनोटेशन कहें। ये सीक्वेंस एनोटेशन क्या है, इसमें कह लिया जाए कि इनमें पता किया गया नोन और अननोन। इसके अंतर्गत नोन और अननोन जो भी सीक्वेंसेस हैं, यानी कि कोडिंग और नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस, उनकी जानकारी ली गई। फाइंड अबाउट कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस, इनके बारे में कैसे जानकारी आई, तो इस पर हम लोग बात करते हैं बच्चे। लेकिन ये दो मेथड्स हुए। पहली बार में जो कोडिंग सीक्वेंसेस है उनकी सीक्वेंसिंग कर ली गई, और दूसरे बार में सीक्वेंस एनोटेशन के तहत हम कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों सीक्वेंसेस की जानकारी लिए। तो ये कैसे हुआ, इसके बारे में बात करते हैं। तो ध्यान दीजिए, हम लोग एक सेल लेते हैं, एक यहां पर ये सेल हुआ, इसका अंदर में न्यूक्लियस के अंदर में क्या चीज, क्रोमोसोम्स, जीनोम। ठीक, हम लोग पहले करेंगे क्या चीज कि इस जीनोम्स को, यानी कि डीएनए को, न्यूक्लिक एसिड को, ये कहा जाए कि डीएनए को हम क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। उनके लिए कई प्रोसेसेस हैं, हम लोग इसको बायोटेक्नोलॉजी में देखेंगे। तो डीएनए को अलग किया गया, यानी कि आइसोलेशन ऑफ क्या, डीएनए, अर्थात इसको बाहर निकाला गया। ठीक है, अब इनको क्या किया गया कि बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया गया। इनको बहुत सारे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया गया। कैसे तोड़ा जाएगा, कट किया जाएगा। बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का इस्तेमाल किया गया होगा और इनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया गया। दैट मीन्स फ्रैगमेंटेशन। इनको फ्रैगमेंटेशन से पास कराया गया। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, यानी सीक्वेंस एनोटेशन की बात कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, हम लोग सीक्वेंस एनोटेशन की बात कर रहे हैं कि सीक्वेंस एनोटेशन कैसे कराया गया। सीक्वेंस
एनोटेशन का क्या तरीका है। फ्रैगमेंटेशन के तहत हम लोग पाए क्या चीज कि बहुत सारे छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में हम लोगों को ये डीएनए मिल गया। ठीक, अब इनको क्या किया गया, इनकी क्लोनिंग कराई गई। क्लोनिंग कराएगी तो क्लोनिंग कैसे होगा, सबसे पहले इनको वेक्टर, एप्रोप्रिएट वेक्टर में डाला गया, इंसर्ट कराया गया। वह वेक्टर यानी इंसर्ट इनटू वेक्टर्स, ये क्या हो सकते हैं, ये वेक्टर डीएनए इसमें इंसर्ट कराया गया। ये क्या होंगे, या तो आर्टिफिशियल बैक्टीरिया हो सकते हैं, बैक्टीरियल क्रोमोसोम यानी कि बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ये BAC बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स हो सकते हैं, या YAC यानी ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स हो सकते हैं। ऐसे वेक्टर्स के माध्यम से इनको इंसर्ट कराया गया क्या चीज में, एक प्रॉपर होस्ट में, प्रॉपर होस्ट इंसर्ट इनटू प्रॉपर होस्ट फॉर क्लोनिंग, फॉर क्लोनिंग यानी कि इनकी मल्टीपल कॉपी बनाई गई। अब सपोज कर लिया जाए कि ये एक होस्ट हो गया, क्या चीज, ये हो सकता है बैक्टीरिया या फंजाई हो सकता है। इनके अंदर में इनका एक अपना जीनोम हो गया और यहां से आया एक ये जीनोम हो गया। इनके साथ यानी कि इनको इंसर्ट करा दिया गया, इंसर्ट करा दिया गया तो इनको क्या मिले, मल्टीपल कॉपीज मिले। इसके जब बैक्टीरिया या ये फंजाई रिप्रोड्यूस करेगा तो इनका मल्टीपल कॉपीज मिलेंगे, मल्टीपल कॉपीज, मल्टीपल कॉपीज ऑफ इंसर्टेड या फॉरेन डीएनए, फॉरेन डीएनए मिला। अब इनका क्या किया जाएगा, यानी कि एक लाइब्रेरी बन गई, मल्टीपल कॉपी बना, फॉर्म ए फॉर्मेशन ऑफ ए लाइब्रेरी ऑफ जेनेटिक मटेरियल। अब ये बात हो गई, एक लाइब्रेरी तैयार कर ली गई, छोटे छोटे जो सेगमेंट्स मिल गए, इनका अब एनोटेशन करना है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं एनोटेटेड सीक्वेंसिंग, इसको हम लोग कहते हैं एनोटेटेड सीक्वेंसिंग। तो बात करें हम लोग, fragments are sequenced by annotated sequences है। ये क्या होता है भाई, एनोटेटेड, एनोटेशन का मतलब क्या होता है। अब मान लिया जाए कि ये चीजें हमने लिखा है, अब इसमें हम किसी भी तरह का कुछ भी मार्किंग करते हैं, ये हम अगर इसमें मार्किंग करते हैं, इस चीज को हम लोग एनोटेशन कहते हैं बच्चे, इसको क्या कहते हैं, एनोटेशन करते हैं। तो ये प्रोसेस जो है
फ्रेडरिक सैंगर ने तैयार किया, उसके माध्यम से क्या चीज, उसका सीक्वेंस को पता कर लिया गया। जो भी ये एक एनोटेटेड सीक्वेंसेस जो है के माध्यम से जो आप लाइब्रेरी बनाए थे, बहुत सारे मल्टीपल कॉपीज जो इनके बने थे, उनका सीक्वेंस आपने पता कर लिया। कौन सा प्रोसेस से? एनोटेटेड सीक्वेंसेस से। एनोटेटेड सीक्वेंसेस से या सीक्वेंसिंग कहें, एनोटेटेड सीक्वेंसिंग प्रोसेस से ये पता किए। डेवलप्ड बाय फ्रेडरिच ये सैंगर। इन्होंने इस प्रोसेस का पता किया, मतलब ये सीक्वेंसिंग करना चाहे। क्या सीक्वेंसिंग है, ये कैसे है, इस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अब देखिए होता क्या चीज था कि ये कहा गया टर्मिनेशन प्रोसेस ऑफ सीक्वेंसिंग। टर्मिनेशन प्रोसेस ऑफ सीक्वेंसिंग, इसका क्या मतलब है? अब एक चीज आपको एग्जांपल देते हैं। सपोज कर लीजिए कि आप यहां से कुछ दूर तक चले, आप अपने पेरेंट्स के साथ जो है कुछ दूर रास्तों तक जा रहे हैं। अगर आपको वहां से अचानक छोड़ दिया जाए, हो सकता है आप भुला जाए, अपने पहले वाले स्थान पर ना आए। लेकिन जब आप आगे बढ़ते गए और छोटे छोटे चीजों को ध्यान में रखते गए, हर जगह की मार्किंग पर ध्यान रखे आपने, उस पर रुक करके वहां पर काम किए, और पूरे जितनी भी आपने जर्निंग किया, एक छोटे छोटे पार्ट को आपने ध्यान में रखा, कहां पर क्या क्या चीज है, तो हो सकता है आप पूरे रास्ते को आसानी से याद कर सकें। ठीक वही काम ये फ्रेडरिक सैंगर ने किया, जिन पूरा डीएनए का जो डीएनए है, पूरा कंप्लीट सेगमेंट बहुत बड़ा होता है, एक साथ उसको पढ़ना, उसको सीक्वेंसिंग करना इतना आसान नहीं है। उन्होंने किया क्या चीज कि इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, और उसके बाद क्या किया, उसका कॉपिंग बनाए, सीक्वेंसिंग किए, उनका कॉपी बनाए, और उस कॉपी को टर्मिनेट किए, छोटे छोटे उसके कॉपी बनाए। अब मान लिया जाए, सपोज कर लिया जाए यहां पर कि ये एक बड़ा सा डीएनए का सिंगल स्ट्रैंड है। इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले एक प्राइमर का एडिशन किया, और इससे एक छोटा सा सेगमेंट को क्या कॉपी कराया, इसकी कॉपी बनाया। और यहां कंप्लीट आता नहीं है, लेकिन नहीं, इन्होंने क्या किया कि इस पर कुछ ऐसे न्यूक्लियोटाइड्स का इस्तेमाल किया कि आगे चेन को वो टर्मिनेट कर दिए। उन्होंने चेन को क्या कर दिया, टर्मिनेट कर दिया। ऐसे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ये मार्क्ड हो गए, आगे बढ़ ही नहीं पाए। यानी अब ये छोटे छोटे सीक्वेंसेस जो हैं, इनको पता हो गए। ठीक, अब ऐसी चीजों पर ध्यान दीजिए। अब आगे इन्होंने किया क्या चीज, इस पर ध्यान देते हैं। सपोज कर लिया जाए ये एक कंप्लीट 1 2 हम मार्क करते हैं, 3 15 16 17 18 19 और मान लीजिए 20 ये न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस हो गए। सपोज कर लिया जाए ऐसा हुआ। उन्होंने क्या किया कि इनको काटा, कई छोटे छोटे टुकड़ों में काटा, कई छोटे टुकड़े। सपोज कर लीजिए कि एक कट यहां पर लगाया गया। अगर यहां पर लग गया
तो क्या हुआ, ये छोटा सा टुकड़ा का सीक्वेंस क्या हुआ, ये छोटे से टुकड़े का सीक्वेंस हुआ 1 2 3 4 और 5। ये नंबरिंग क्या चीज है, हमने न्यूक्लियोटाइड्स के किए हैं, ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं जिसको हमने नंबरिंग कर दिया है, ये छोटे टुकड़े में काट दिया गया। तो पहला टुकड़ा में क्या चीज हुआ 1 2 3 4 5। अब एक दूसरा सेगमेंट लिया गया, उसको यहां से लेकर के और यहां तक काट दिया गया। अब देखिए ये दूसरा टुकड़ा में क्या हो सकता है, ये हो गया 4 5 6 7 8 9 और 10। एक अगली टुकड़ी है, मान लिया जाए कि इसको 8 से काटा जाए या 9 से, तो इसको अलग चेंज कर लेते हैं। और 15 तक में तो देखिए ये सीक्वेंस क्या होता है, ये हो गया 9 10 11 12 13 14 और 15। अगली सीक्वेंस है, सपोज इसको 14 से यहां से काटा गया, 14 15 16 17 18 19 और ये 20। आपने क्या देखा, अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में काटा गया और इनको क्या किया गया, अरेंज किया गया है, इनको सीक्वेंसिंग कराया गया। अब इसको अरेंज किया गया आपस में, ये देखिए छोटे छोटे टुकड़े थे, ये सारे टुकड़ों को क्या किया गया, एक दूसरे के साथ अरेंज किया, मिसमैच्ड है, इधर से उधर है। अब इनको अरेंज किया गया तो कुछ सीक्वेंस कैसे अरेंज हुआ, इसको हम लोग कहते हैं सीक्वेंस एनोटेशन, इसको हम लोग कहते हैं सीक्वेंस एनोटेशन बाय ओवरलैपिंग मेथड, बाय ओवरलैपिंग मेथड। अब देखिए है क्या चीज, ये 4 5 यहां पर है, ये टर्मिनल पोजीशन इन्होंने मार्क भी किया था, ऐसे छोटे छोटे टुकड़े जो है इन्होंने बनाया भी है, मार्किंग भी हुआ है। तो ये टर्मिनल पोजीशन पता है कि ये टर्मिनल है और ये बिगिनिंग प्रोसेस है, यानी कि ये डिजिटल प्रोसेस है और ये स्टार्टिंग, ये डिजिटल पोजीशन है और ये स्टार्टिंग पोजीशन है, क्योंकि इधर मार्क हुआ है। तो यहां के सीक्वेंसेस जो है इससे मैच करते हैं, मतलब ये 4 है 5 है, अब ये देखिए ये 9 है 10 है, यानी कि ये सीक्वेंस इससे मैच किए, यानी एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। ये 14 और 15 इधर से एक ओवरलैप कर रहे हैं। तो इस सारे ओवरलैपिंग प्रोसेसेस के द्वारा इन पूरे जीन को, सीक्वेंसेस को, या कहा जाए कि डीएनए के सीक्वेंसेस को एक साथ अरेंज किया गया। ये काम जो है ह्यूमन बीइंग से मैन्युअली नहीं हो सकता है, इसको एक स्पेशल प्रोग्राम से जो है, कंप्यूटराइज्ड प्रोसेस से जो है इन जीन सीक्वेंसेस को क्या किए गए, अरेंज किए गए, और तब हमें पूरी सीक्वेंसेस जो है, क्या न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस हैं, एक कंप्लीट डीएनए में हमें पता चल गया। तो ये है बच्चे सीक्वेंस एनोटेशन कि 2003 यानी कि 2003 में हमारा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका था। सारे के सारे क्रोमोजोम्स का सीक्वेंसिंग हो चुका था एक्सेप्ट क्रोमोजोम फर्स्ट, क्योंकि क्रोमोजोम फर्स्ट जो है बहुत ही बड़ा क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम फर्स्ट जो है वो बहुत ही बड़ा क्रोमोजोम है, इसलिए उसके सीक्वेंसिंग में काफी टाइम लग गया।
तो लास्ट सीक्वेंसिंग जो हुआ था क्रोमोजोम का, वह क्या चीज है? क्रोमोजोम फर्स्ट है बच्चे। अब अगली बात करेंगे हम लोग क्या चीज कि सैलेंट फीचर्स ऑफ एचजीपी। आइए बात करें सैलेंट फीचर्स के रूप में हम लोग बात करें तो हम लोग ये कहेंगे कि एक एवरेज जीन में कितने बेस पेयर्स होते हैं बच्चे? एवरेज जीन्स, सॉरी, बेस पेयर्स इन ए जीन्स, एवरेज बेस पेयर्स इन ए जीन कितने होते हैं? ये होंगे 3000 बीपी होते हैं, यानी बेस पेयर्स। लेकिन एक एबनॉर्मेलिटी है, मतलब एक ऐसा जीन जो डिस्ट्रोपिन एंड abnormality can be found in genes responsible for, एक तरह से कहा जाए कि ये डिजीज है। डिजीज को कहा जाए मस्कुलर डिस्ट्रोपिन, यानी कि एक्स क्रोमोजोम पर पाया जाता है डिस्ट्रोपिन, जो कि कहां पाया जाता है? ऑन एक्स क्रोमोजोम। इसमें 2.4 बिलियंस बेस पेयर्स होते हैं। ये बात कर लिया जाए। अगर जीन्स की बात की जाए तो अप्रोक्सीमेटली 30,000 जीन्स के बारे में बताया गया है। 30,000 जीन्स, और उसमें यह बात बताई गई कि 99.9% बेस पेयर्स, 99.9% बेस पेयर्स इन ह्यूमन आर सिमिलर। जितने ये 30,000 जीन्स जो आपको बताया गया है, इसमें एक अगली बात ऐड की गई कि मोर देन 50 या अप्रोक्सीमेटली अप्रोक्स 50% जीन्स का फंक्शंस जो है अननोन है, इनके बारे में अभी भी पता नहीं हुआ। और हम लोग क्या कर सकते हैं कि कुछ बेस पेयर्स जो हैं उनके रिपीटेड सीक्वेंसेस मिले, रिपीटेड सीक्वेंसेस, ये बहुत ही लार्ज इन नंबर्स मिले, और ये काफी पिकुलियर्स होते हैं, इनका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है। बच्चे इनकी बात हम लोग अगर करें तो ये करीब करीब 100 से लेकर के 1000 टाइम्स जो है रिपीटिशन होता है, और ये हाईली पिकुलियर होता है। ये अलग अलग लोगों में अलग अलग तरह से रिपीटिशन इसमें पाया जाता है। रिपीटेड डीएनए कहा जाता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? रिपीटेड डीएनए पाते हैं। और एक चीज कि कुछ रिपीटिशंस जो भी हैं उनमें सिंगल बेस पेयर का अंतर होता है। उनमें क्या होता है? सिंगल बेस पेयर का अंतर होता है। इसको हम लोग कहते हैं एसएनपीज, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म
जिसमें सिंगल न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स वेरिएबल होता है, वेरिएबल इन रिपीटेड सीक्वेंस। ये हाईली पिकुलियर होता है और इसका इस्तेमाल क्रोमोजोम्स के अंदर में किसी भी जीन्स के लोकेशन में पता किया, लोकेशन में हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि कौन सा सीक्वेंस का यानी कि कौन से जीन का क्या लोकेशन है, इसमें इसका पता किया जा सकता है इसके सहारे जो है। अब जैसे आप कहीं भी जाते हो, वहां पर उसका क्या लोकेशन बताते हो, मार्क, कि हाँ भाई वहां पर जाओगे मंदिर मिलेगा, उसके आगे बढ़ोगे तो क्या चीज होगा, एक होटल मिलेगा, यानी कि एक मार्किंग हो गई। ऐसे बेस पेयर्स जो है मार्क करते हैं लोकेशंस को। और हम लोग बात कर लें कि जो सबसे बड़ा क्रोमोजोम्स जो हम लोगों ने बात किया था, क्रोमोजोम फर्स्ट, लार्जेस्ट क्रोमोजोम फर्स्ट, और इसमें जो है 2968 बेस पेयर्स है। स्मॉलेस्ट क्रोमोजोम कौन सा है, वाई क्रोमोजोम है, और उसमें वाई क्रोमोजोम, और इसमें 231 बेस पेयर्स हैं, 231 बेस पेयर्स हैं। तो कुछ साइलेंट फीचर्स हो गए हमारे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का। और हम लोग अब बात करें इसका एप्लीकेशन। एप्लीकेशन कहां है? एप्लीकेशन की अगर बात करें बच्चों, तो इतना मेगा प्रोजेक्ट है, इतना जो खर्च हुआ, इसका क्या है, क्या पर्पस है रिसर्च के बारे में। अभी तक आपको बता दिया जाए कि 1200 ऐसे जीन्स यानी कि 1200 जीन्स ऐसे मिले हैं जो कि किसी ना किसी डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्या बताया गया, 1200 जीन्स के बारे में ऐसा पता किया गया जो कहीं ना कहीं हो सकता है वो कार्डियोवैस्कुलर में हो, हार्ट डिजीज में, डायबिटीज में, कैंसर्स में, और दूसरे तरह अल्जाइमर्स डिजीज हैं। इन ऐसे डिजीजेस का डेवलपमेंट इन जीन्स से होता है। तो जब हम कॉज जान जाते हैं तो उसका निदान भी हम लोग कर सकते हैं, यानी कि क्योरिंग भी कर सकते हैं। क्या बदलाव किया जा सकता है ताकि हम लोग उसका ट्रीटमेंट करा सकें। अभी दूसरा, इसी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के आधार पर कैंसरस सेल को नॉर्मल सेल्स में कैसे कन्वर्ट किया जाए, इस पर भी चर्चा हो रही है। इसके अलावा हेल्थ केयर, टिश्यूज और सेल्स के फर्दर स्टडीज पर भी हमारा काम चल रहा है। इसके अलावा नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स के भी जीन्स के बारे में पता की जा रही है। उनका हमारे सीक्वेंस जीन्स से क्या रिलेशंस है, हमारे बॉडी पर उनका क्या प्रभाव पड़ता है, हमारे एटमॉस्फेयर में हमारे चारों तरफ में जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमसे कैसे रिलेटेड हैं और उनका हमारे दैनिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। ये सारी बातें जो है हम लोग ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट्स के माध्यम से जान सकते हैं बच्चे। तो आज के लिए इतना ही। अगले दिन तक के लिए फिर से आप इंतजार करिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। हमेशा डे टू डे हम लोग एक नए नए टॉपिक्स पर इस पर बात करते हैं। आप ध्यान से रेगुलरली अगले टॉपिक्स को पढ़ते जाइए, देखते जाइए। हमें आशा ही नहीं, बहुत विश्वास है आप बहुत अच्छा करेंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद।